हैं ऊषा स्टडी पॉइंट में पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ के लिए मेरे नोट्स का रिवीजन, जिसे खुद भी मैंने रिवाइज करके 2 टाइम नेट भी क्वालिफाई किया है। और ये नेट जेआरएफ के साथ साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हैं, एलटी ग्रेड का या जेआईसी लेक्चरर, जीडीसी, ये कोई भी देंगे तो इसके लिए भी ये समान रूप से हेल्पफुल है। और टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन जो है थोड़े लो लेवल के नहीं, इजी लेवल के कहेंगे आते हैं, फिर भी उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं टफ लेवल के, तो उसके लिए भी चाहे तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं और हेल्पफुल होगा। और नेट जेआरएफ के लिए स्पेशली तो ये है ही। तो हम रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। एक्चुअली बार बार जेआरएफ में कुछ अधिकारियों के क्रम पूछा है, तो आप इसको याद कर लेंगे तो आपको जो ईयर है वो आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग जो है लगा लेंगे। तो जो यूएनओ के महासचिव हैं, पहले थे ट्रिगवेली थे, नॉर्वे से थे, और सेकंड जो है डॉग हैमरशोल्ड थे। कंट्री आप चाहे तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और तीसरे यू थॉट थे और म्यांमार के थे, ये कार्यवाहक के रूप में नियुक्ति हुई थी। चौथे थे डॉक्टर कुर्त वाल्देहिम, और पाँचवें जेवियर पेरिस दी कोयार्ड, और छठे थे बुतरस घारी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इन्होंने एक संकल्पना लाया था, बुतरस घाली की संकल्पना थी, अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है, बता देंगे उसको, ठीक है। और कोफी अन्नान की तो एसडीजी आप जानते ही हैं, इनकी अवधारणा है, ठीक है। और बुतरस घाली का जो है शांति से संबंधित कोई योजना लाए थे, देखेंगे उसको, आगे रिवाइज कर लेंगे। फिर यूएनओ के उप महासचिव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये प्रारंभ से पद था नहीं, ऐसा कभी स्टेटमेंट पूछ ले तो ये जो पद है वो 1997 में सृजित किया गया। और प्रथम जो उप महासचिव बने यूएनओ के वे लुईस फ्रचिट थे, और ये कनाडा की एक महिला थी। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हम देखेंगे। कह रहा है कि यूनेस्को इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसकी जो स्थापना है ये 1946 में हुई थी, और मुख्यालय इसका पेरिस यानी फ्रांस में है, ठीक है। तो यूनेस्को का स्थापना वर्ष और मुख्यालय दोनों याद रखेंगे। 1946 में स्थापना है और मुख्यालय है इनका फ्रांस में। फिर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। इनका जो स्थायी कार्यालय है WHO का वो जिनेवा में है, और 6 इनके क्षैतिज कार्यालय भी हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF एक ब्रेटन वुड सम्मेलन की बात करते हैं, कई बार सम्मिलित करने को भी दे देता है। ब्रेटन वुड के साथ साथ आपको बाडुंग सम्मेलन दे देगा, बाली सम्मेलन दे देगा, ऐसे 2-3 सम्मेलन देता है सम्मिलित करने के लिए। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था, इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये भी पूछ सकता है किससे संबंधित है। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान ही वर्ल्ड बैंक और IMF की नींव रखी गई थी इसकी स्थापना के लिए। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है 1944 में आया था। वहीं अगर सम्मिलित करने के लिए दे देगा तो जो आपका बाडुंग है वो आया था 1955 में, और बाली सम्मेलन 2007 में आया था। फिर यहाँ पे क्योटो संधि की बात कर रहा है। तो जो क्योटो संधि है वो 2003 में हुआ था, और ये जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन था, और इसका तात्पर्य था ग्रीन हाउस गैसों में कटौती। तो क्योटो सम्मेलन या संधि जरूरी है, कई बार पूछा है, कई बार देता है कि सम्मिलित कीजिए, किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसों में कटौती से संबंधित है। और कई बार ईयर पूछ लेगा आपसे, तो 2003 में आया था ये। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरपोल, कई बार पूछा है ये भी। तो 1914 में इसकी स्थापना हुई थी इंटरपोल की, और इसका जो मुख्यालय है पहले तो पेरिस में था, फ्रांस के पेरिस में था, लेकिन अब लियोन में है। पहले पेरिस में था, अभी भी फ्रांस में ही है, लेकिन लियोन शहर में है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, कौन, इंटरपोल, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। और फिर वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, सम्मिलित करने के लिए देता है, ऐसे मैंने बीच बीच में भी लिख लिया है जब याद आया है। तो वारसा पैक्ट की बात कर रहा है, जो कि 1955 में आया था। वारसा पैक्ट का महत्व ये है कि जब ये पूछते हैं सम्मिलित करने के लिए नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा पैक्ट कब हुआ था, तो एक क्रम होता है। जैसे नाटो 1949 में आया था 1949 में, फिर आपका सीटो आया था 54 में, सेंटो आया था 55 में, और सेंटो के बाद 55 में ही वारसा पैक्ट आया था।
तो ध्यान रखेंगे। सोवियत संघ के बिखरने के पश्चात इसे बनाया गया था। पूर्वी सोवियत संघ के 15 में से 12 प्रांतों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? वार्सा पैक्ट की 1955 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ सम्मेलन हैं, इनका जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगी, डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा, बाकी सुमेलित करने के लिए आता है। G8 की स्थापना 1997 में हुई थी। G8 को डिटेल में पढ़ना है, वीडियो भी लाऊंगी मैं इस पर। नाफ्टा ये 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। USA, कनाडा, मैक्सिको और त्रिपक्षीय संधि। जो नाफ्टा है वो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की त्रिपक्षीय संधि है। वहीं डेन्यूब कमीशन की बात करें तो 1949 में बना था। ये मुख्यालय इसका बुडापेस्ट, हंगरी में है। कोलंबो योजना पे मैंने शॉर्ट बनाया है। 1950 में ये बना था। इसका उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 9 स्वतंत्र देश थे, जो जिन्हें नई नई स्वतंत्रता मिली थी, और विशेष तौर पे जो एशियाई देश हैं, तो उनको विकास में कैसे सहायता किया जाए, इसके लिए कोलंबो योजना वो 1950 में बना था। और इसका मुख्यालय श्रीलंका की कोलंबो में है। नेक्स्ट है बाल्टिक समुद्री राज्यों का परिषद। ये 1992 में बना था। गल्फ सहयोग परिषद भी डिटेल में देखेंगे, 1981 में बना था। आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1985 में हुई थी। और अरब लीग की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। मर्कोसुर पे भी मैंने शॉर्ट बना दिए हैं, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। शॉर्ट है तो 15 सेकंड का ही है। मर्कोसुर की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। और मूल रूप से 4 देशों ने मिलकर इसको बनाया था। उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। कई बार मेंबर ही पूछ लेता है। 1995 में बना था, सुमेलित करने के लिए दे देता है। और मुख्यालय इनका मॉन्टेविडियो, उरुग्वे में है। बाद में अन्य सदस्य भी जुड़े थे इसमें, लेकिन मूल रूप से 4 देश थे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए रिवीजन कर रहे हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये KG हालस्टी की है। कई बार इसको पूछा भी है। और राजा जी फार्मूला 1944 में आया था। और INA मुकदमा वाली जो इवेंट है वो 1945 में हुआ था। फिर सुमेलित करने के लिए पूछता है। नेट क्वालिफाई करने के लिए इतना तो तैयार करना ही पड़ेगा, बाकी JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये सारे थ्योरी डिटेल में भी पढ़ने होंगे। तो यहाँ सुमेलित करना है। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत तो एंथनी डाउन्स इससे संबंधित है। वही लोकतंत्र के क्लासिकल सिद्धांत की बात करें तो लिंडसे इससे संबंधित हैं। और बहुतंत्र की बात करें तो रॉबर्ट डहल इससे पुस्तक है इनकी, एक इससे संबंधित हैं। बहुतंत्र से रॉबर्ट डहल संबंधित हैं। और उनकी एक फेमस पुस्तक है हु गवर्न्स। और इनकी एक और पुस्तक है द क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी करके, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर से एक ये होमवर्क है, मैंने खुद के लिए लिखा है, आप अपने लिए लिख लीजिए। जो वित्त आयोग के जो अध्यक्षों का क्रम है पहले से लेके अभी तक का, वो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आता है सही क्रम में लिखिए। तो एक मैंने ट्रिक बनाया है, उदार समाज में अराजकता प्रत्यक्ष है। तो ये क्रम लगाना होता है, पहले उदारवाद आया, उसके बाद समाजवाद आया, फिर अराजकतावाद आया, फिर प्रत्यक्षवाद आया। तो इसको क्रम से लगाना होता है। यहाँ भी कुछ फैक्ट्स हैं। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स पूछता है किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स यानी साझा दुख। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स माने सभी लोगों की। तो पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं वो सभी के दुख हैं, कॉमन दुख हैं, जो कॉमन ट्रेजेडी है एक। और ये संकल्पना गैरेट हडिसन ने दिया था, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वाली। तो दोनों ही फैक्ट ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ आप कह रहे हैं 9 क्लासिकीय यथार्थवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो केनेथ वाल्टेज स्पेशली 9 क्लासिकीय यथार्थवाद से संबंधित हैं। वही क्लासिकीय यथार्थवाद से स्वेलर संबंधित हैं। और गिल्ड समाजवाद की बात करें तो GDH कोल इससे संबंधित हैं। और संरचनात्मक यथार्थवाद है। फिर यहाँ देखते हैं, टोटल हम 10 पेज ही एक वीडियो में जनरली रिवाइज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1977 विश्व राजनीति के बदलते समीकरण, और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। एक और फैक्ट जान लीजिए, जब ये 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इसी समय असली गुटनिरपेक्षता या सच्ची गुटनिरपेक्षता का भी जो संकल्पना है वो आया था। और असली गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि उस समय संबंधों को जो 70 में
रसिया के साथ 71 में जो मैत्री संधि हुई थी, तो हमारा थोड़ा झुकाव बढ़ गया था रसिया की तरफ, तो हमने इसको थोड़ा बैलेंस किया और हम अमेरिका के साथ भी रिश्तों में थोड़ा आगे बढ़े। सच्ची गुटनिरपेक्षता का मतलब ही है, हाँ लिखा भी हमने, जिसने सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति पर बल दिया था सोवियत संघ के प्रति झुकाव कम कर चीन व यूएसए के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने का प्रयास किया गया था 1977 में। ठीक है, और फिर से यहाँ पे एक फैक्ट है जो पूछता है, एक जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन पहले मुझे होता था। एक है एनपीटी और एक है आपका सीटीबीटी और एक आपका होता है सीटीबीटी हो गया, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और एक पीटीबीटी है। सबसे पहले पीटीबीटी आया, पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी आंशिक रूप से हथियारों का जो है वो परीक्षण होगा, उस पर प्रतिबंध होगा उसके परीक्षण पे। 1963 में एनपीटी आया था। उसके बाद से आपका आया था, इसके बाद आपका 68 में आया था एनपीटी, और आपका सीटीबीटी आया था, यानी कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण, सीटीबीटी कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में आया था। सुमेलित करने के लिए पूछता है। और भारत ने अपना जो परमाणु परीक्षण किया था, पहला 74 में किया था, दूसरा 98 में किया था। नेक्स्ट है, कह रहे क्रम से लगाइए, तो इसमें सबसे पहले जॉन लॉक आएंगे, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू, और फिर ये नए नए जो राइटर हैं आर्थर बेंटले हो गए, आलमंड हो गए, आप जानते हैं आधुनिक अवधारणाएं इन्होंने दी हैं, 20वीं सदी के विचारक हैं, तो इनको क्रम से लिखना होता है। फेमस हैं ये सभी विचारक, इसीलिए इनका क्रम ही पूछ लिया है। यहाँ पे कह रहा है कि बुक्स है और राइटर हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स लिए हैं मैंने। पॉलिटिक्स एमंग नेशन मार्गेंथाउ की बुक है, आपको याद भी हो गया होगा, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमने पहले भी पढ़ा था, केजे हालस्टी की बुक है ये, और दी वर्ल्ड बिटवीन टू वार्स EH कार की बुक है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, बिकॉज ये PGT 2021 में भी पूछा था, द वर्ल्ड बिटवीन टू वार्स EH कार की पुस्तक है। और फिर कह रहे हैं कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये स्टैनले हाफमैन की किताब है। लास्की संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा का समर्थन करते हैं, वहीं जो जॉन ऑस्टिन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो संप्रभुता की एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। RC दत्ता की बात करें तो उदारवाद से ये संबंधित हैं। एंथनी डाउन्स की बात करें तो ये तर्कमूलक व्यवस्था और लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत, अभी हमने ऊपर पढ़ा, उससे संबंधित हैं। स्पेशली ये लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत जो है उससे एंथनी डाउन्स संबंधित हैं, और तर्कमूलक व्यवस्था की संकल्पना भी इन्होंने दी है। आगे देखते हैं, बुक्स और राइटर्स ही हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, ये किसकी बुक है, तो H.G. वेल्स की बुक है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, और द स्टोरी ऑफ फिलोसफी विल ड्यूरेंट की बुक है, और स्टडी ऑफ हिस्ट्री टाइनबी की बुक है। थोड़ा बहुत नहीं है डिफरेंस है, स्टोरी ऑफ फिलोसफी विल ड्यूरेंट और स्टडी ऑफ हिस्ट्री टाइनबी की बुक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। संतुलन का सिद्धांत जॉर्ज लिस्का का है, वास्तविक या यथार्थवाद सिद्धांत मार्गेंथो का है, संचरण सिद्धांत कार्ल डयस का है, हालांकि 2-3 और विचारक इससे संबंधित हैं संचरण से। क्रीड़ा सिद्धांत थॉमस एलिंग का है। बहुतंत्र की बात करें तो रॉबर्ट डहल, अभी हमने पीछे भी देखा, इनकी 2 संकल्पनाएं देखी थी, और इनकी पुस्तक थी हु गवर्न्स, रॉबर्ट डहल की, बहुतंत्र का इन्होंने जो है समर्थन किया है। और ये फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, लोकतंत्र का क्लासिकल सिद्धांत जो है लिंडसे का है, और लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स का है, ए से आर्थिक और ए से एंथनी डाउन्स, और लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत शुम्पीटर से संबंधित है। पहला और तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र का क्लासिकल सिद्धांत लिंडसे से संबंधित है, और लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन से संबंधित है। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ये फैक्ट, क्योंकि कई बार पूछा है। यहाँ पे हम हटिंगटन को देखते हैं, इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स। इनकी 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, और फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, ये दोनों ही किताबें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हटिंगटन की है पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, और फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, दोनों बुक्स हटिंगटन के हैं। इसके अलावा हटिंगटन ने जो है आधुनिकीकरण की का भी समर्थन किया है, आधुनिकीकरण की बहुमुखी प्रक्रिया करके, और राजनीति अपक्षय का सिद्धांत भी दिया है हटिंगटन ने। तो ये 4 फैक्ट हटिंगटन से रिलेटेड याद रखेंगे, आधुनिकीकरण की बहुमुखी प्रक्रिया, और राजनीतिक क्षय,
और एक गैप की अवधारणा भी इन्होंने दिया है, जो आपूर्ति और मांग के बीच जो गैप है, आगे देखेंगे। और ये दोनों बुक्स इनके इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी और फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। डेविड एप्टर की भी बुक इम्पोर्टेंट है, आधुनिकीकरण की राजनीति। और अगला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी ऑस्टिन की बुक है और कई बार पूछा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, जी ऑस्टिन की किताब है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सम्मेलन है। ऑल टॉपिक्स इवेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने खुद भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल टॉपिक्स एंड इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वियना कांग्रेस जो है 1815 में वेरी इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करने के लिए आता है। वियना कांग्रेस क्या है, पढ़ सकते हैं। और यूरोप की संविदा हुई थी 1882 में, द कंसर्ट ऑफ यूरोप। प्रथम हेग सम्मेलन 1899 में और दूसरा 1907 में हुआ था, ये भी आता है सुमेलित करने के लिए। वर्साय संधि इम्पोर्टेंट है, 1919 में हुआ था। वहीं राष्ट्र संघ का जो जन्म है 10 जनवरी 1920 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। हालांकि यूएनओ के उसमें आने के बाद, अस्तित्व में आने के बाद 1946 में राष्ट्र संघ को समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं, अटलांटिक चार्टर जो है ये यूएनओ से रिलेटेड इवेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं, सुमेलित करना होता है। ये 1941 में आया था और इस पर डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी आईआर की बुक से, अदरवाइज अभी नेट के लिए आप इतना रिवाइज कर लें। संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1942 में हुई थी, मास्को घोषणा 1943 अक्टूबर में और तेहरान घोषणा 1943 दिसंबर में। इसको थोड़ा मैंने ऐसे याद किया, पहले मैं उसके बाद तुम, कोई भी चीज़ कहते हैं फ्रूट हो, मिठाई हो, पहले मैं चूज़ करूँगा या खाऊंगा फिर तुम खाना। तो मास्को घोषणा पहले आया था, देन तेहरान घोषणा जो है हुआ था अक्टूबर में, मास्को घोषणा हुई थी और नवंबर दिसंबर में तेहरान घोषणा हुआ था। उसके बाद डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन 1944 में, याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो है ये भी 1945 में ही हुआ था, लेकिन याल्टा सम्मेलन के बाद में हुआ था। याल्टा जो है फरवरी 1945 में, जबकि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 अप्रैल में हुआ था। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ यूएनओ के सदस्य कौन कब बने उसके बारे में फैक्ट है, पूछा भी है कई बार। तो 189वां जो सदस्य था वो तुवालू था, वर्ष 2000 में बना था। और 190वां जो सदस्य है यूएनओ का वो स्विट्जरलैंड बना था वर्ष 2002 में। 191वां सदस्य ईस्ट तिमोर बना था। 192वां की बात करें तो मैक्सिको है, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। और 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन कौन संबंधित हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, योगेश चंद्र चटर्जी। तो इसका मतलब ये जो टॉपिक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन हुआ था, तो इसको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है, जर्मनी और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया था वो कौन था। तो वो सांकेत था जिसने कि जर्मनी और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण किया। हिंद स्वराज किसका पक्षपोषण करता है। तो हिंद स्वराज जो है ये लिंकन का, यूएसओ का पक्षपोषण करता है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बुक है और ये महात्मा गांधी की बुक है। 1809 कह रहे हैं, 1909 में इसको लिखा गया था। यहाँ पे और भी देखते हैं कुछ फैक्ट्स। परिणाम निरपेक्ष विचार के समर्थक जो है कौन कौन है। तो लॉक हैं, राल्स हैं, आइजिया बर्लिन है, मैकियावेली नहीं है और अन्य तीनों हैं। राजनीतिक वास्तविकतावाद के समर्थक कौन है, यानी यहाँ पे यथार्थवाद की बात हो, राजनीतिक वास्तविकतावाद की बात हो रही है। केनेथ वॉल्टेज हैं, हाँ, और ये मार्गेंथू हैं और जेसफ ग्रेको हैं। तो ये तीनों ही वास्तविकतावाद या यथार्थवाद से संबंधित हैं। नॉर्मल एंजल नहीं है क्योंकि एंजल और मार्क्स ये अलग हैं, ये वास्तविकतावाद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट है कि कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता किसका सिद्धांत है। तो कहाँ की कार्यपालिका जो है स्वतंत्र रहती है, ये किस देश का सिद्धांत है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान का ये सिद्धांत है कि कार्यकारी विभाग जो है वो स्वतंत्र रहती है। वहीं कह रहे हैं सीमित प्रभुसत्ता की बात किसने की है। तो स्टालिन ने की है। और सीमित प्रभुसत्ता की बात
लॉक ने भी इस तरह की बातें की हैं, संवैधानिक सरकार की बात की है, सीमित सरकार की बात की है। और अगर लॉक ऑप्शन में नहीं है तो स्टालिन भी होंगे यहाँ पे। विकास का एकीकृत सिद्धांत अरविंदो से संबंधित है और कई बार पूछा भी है। और भी देखते हैं हम फैक्ट्स यहाँ पे। यहाँ कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अभी आपने देखा पीछे 1944 में आया था, और इसके तहत किन दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी ये याद हो जाना चाहिए, IMF और वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था, इसके तहत दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी, IMF और वर्ल्ड बैंक। और सुमेलित करने को देता है। बार्डुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। बार्डुंग सम्मेलन क्या था, इसको आप एक बार यहाँ देख ही लीजिए। इंडोनेशिया के एक शहर बार्डुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, यानी अफ्रीकी और एशियाई देशों का, जिसे बार्डुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बार्डुंग सम्मेलन एशिया और अफ्रीकी देशों का सम्मेलन था जो 1955 में हुआ। बार्डुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बार्डुंग सम्मेलन हुआ 1955 में, इसमें एशिया और अफ्रीका के देशों ने भाग लिया और इसी सम्मेलन में नैम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। और आप जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये 1961 में सितंबर में शुरू हो गया था। पंचशील योजना की बात करें तो ये पंचशील योजना नहीं, पंचशील घोषणा जो भारत और चाइना के बीच हुआ था, इसमें 5 सिद्धांत बताए गए थे। 1954 में ये हुआ था। कुछ अन्य घटनाएं देख लेते हैं। 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, और 1900 ये क्रम से पूछेगा। 1957 और 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन के इलाके पर कब्जा कर लिया, और इसके बाद से भारत ने 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण दे दिया। और क्यूबा संकट और क्रांति जानते हैं। क्यूबा संकट जो है 1962 में उत्पन्न हुआ था। दो महाशक्तियों के बीच में तनाव या तनातनी हो गई थी, USA और USSR के बीच, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के बीच में। और भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था 1962 में। इस समय रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन जी थे, और जबकि प्रधानमंत्री जो है ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे। 1962 में रक्षा मंत्री कौन थे, तो कृष्ण मेनन जी थे, जिस समय चीन ने आक्रमण किया था इंडिया पे। नेक्स्ट है 1907 में नेहरू और जनरल अयूब के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में किसके बीच हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब के बीच। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1966 में उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान के बीच। 1972 में शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच। तो ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके बारे में सामान्यतः पूछ लिया जाता है। सिंधु नदी जल समझौता 60 में, भारत पाक युद्ध 65 में, उसके बाद ताशकंद समझौता हो गया था 66 में, और आपका शिमला समझौता 1972 में हुआ था। और ये 10वां आज हमने 11 पेज लिया था, लास्ट पेज है ये रिवीजन के लिए। तो देखते हैं 1971 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ये रिचर्ड निक्सन थे। ठीक है, 1971 में जुलाई की बात हो रही है। अमेरिका पाकिस्तान चीन दूरी बनते देख भारत ने इसके जवाब में USSR के साथ में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किया। आपने देखा बड़ा इवेंट है। 1971 में जो है मैत्री संधि किया था भारत ने रसिया के साथ, जबकि आप देख रहे हैं 1961 में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई तो ऐसा मानना था कि भारत जो है सभी देशों के साथ समान व्यवहार करेगा और किसी एक का समर्थन नहीं करेगा। शीत युद्ध चल रहा था USA और USSR के बीच, लेकिन चीन पाकिस्तान और अमेरिका की दूरी बनते देख भारत ने भी USA की तरफ कदम बढ़ाया। 1971 में भारत सोवियत संघ मैत्री संधि हुई थी, और 1971 दिसंबर में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। ये संधि हुई थी जुलाई में, और दिसंबर में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पीछे सपोर्ट था चाइना का, अमेरिका का भी। फिर 71 में तो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, और जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। इस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये पाकिस्तान की तरफ से। 1999 मई जून में कारगिल की लड़ाई हुई। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया था, और उसके 10 वर्ष बाद 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1968 परमाणु प्रसार
संधि यानी NPT अभी हमने पढ़ा ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है 1968 में हुई थी। और उसके भी पहले NPT आया था जो है NPT 1963 में आपका आया था। पार्शियली टेस्ट बैंड ट्रीटी PTBT आया था 1963 में। 1968 में आपका आया था NPT और 1996 में आया था CTBT। ये इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि सुमेलित करने के लिए पूछता है NPT भी और पार्शियली टेस्ट बैंड ट्रीटी PTBT और CTBT तीनों ही पूछने के लिए पूछता है। तो एक ट्रिक से मैंने याद किया था, कोई भी काम पहले आप छोटे छोटे स्तर पे टुकड़ों में करते हैं ना, तो सबसे पहले पार्शियली टेस्ट बैंड ट्रीटी आया, यानी आंशिक रूप से परमाणु जो परीक्षण है उस पर प्रतिबंध संधि आया। देन NPT आया कि उसका हम अप्रसार करेंगे यानी प्रसार नहीं करेंगे। और तब तीसरे नंबर पे व्यापक रूप से उसको कैसे हम रोकेंगे परमाणु हथियारों के उसको प्रसार को, तो CTBT सबसे लास्ट में आया था, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। यहाँ कह रहे हैं 1973 का एक इवेंट है, अरब इजराइल युद्ध, पूरे विश्व में तेल का जो संकट उत्पन्न हुआ था। तो ये भी टॉपिक अच्छा है। अरब इजराइल युद्ध जो है 1973 में हुआ था तेल संकट के समय। और 1974 मई में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण अपना किया। चाइना ने 64 में ही कर लिया था, 10 वर्ष बाद उसके भारत ने किया 1974 में। और 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना हुई है। ये सुमेलित करने के लिए पूछा है, इसलिए मैंने नोट्स में भी लिखा है। और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई है। 62 में रक्षा उत्पाद की, और जब उत्पाद बनेगा तभी तो आपूर्ति होगी। और उसके 3 वर्ष बाद यानी 65 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई है। ईयर ना भी याद हो तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, पहले रक्षा का उत्पाद बनेंगे तभी तो रक्षा आपूर्ति होगी, किसी को आपूर्ति की जाएगी। देन है थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक, 3 एक वर्षीय प्लान बने थे 66 से 69 तक, एक वर्ष के प्लान बने थे। और फिर चौथी जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है, वो 1969 में शुरू हो गई थी। तो आप जो है इसको आई होप कि आपको रिवीजन से हेल्प मिला होगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरा कमांड रखें, वहाँ से कोई बड़ा ऐसा टॉपिक लग रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका उद्देश्य क्या था, आप देख सकते हैं। बाकी नेट क्वालिफाई करने के लिए ये नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके लिए हेल्प करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।